Well, friends, very good morning, all of you. Welcome to Success Mantra by Jay Malik. I am J.B. Malik before you. Today, our chapter is the Indian Stamp Act 1899, Part 5 में हम करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन 3, जिसमें से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। तो अब आप कहेंगे कि सेक्शन 3 से पहले सेक्शन 1 और 2 में भी कुछ होगा, तो चलिए सेक्शन 1 भी बता देते हैं। सेक्शन 1 ये क्या है? दिस सेक्शन डील्स विद शॉर्ट टाइटल। तो शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कंप्रोमाइज कमेंसमेंट। मान लिए कि इसका क्या टाइटल है, क्या एक्सटेंट है और कब ये लागू हुआ, कमेंसमेंट। देखिए, तो शॉर्ट टाइटल क्या है? द इंडियन स्टैम्प एक्ट, ये इसका शॉर्ट टाइटल है। एक्सटेंट, दिस एक्ट इज एप्लीकेबल होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट J&K, क्योंकि J&K में अलग से इसका एक्ट है और 370 हटाने के बाद अमेंडमेंट बाकी है अभी, तो वहाँ पर अलग है। तो रेस्ट ऑफ द स्टेट या यूटी पर ये एप्लीकेबल है। अब कमेंसमेंट कब से ये लागू हुआ? विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 1899 से ये एप्लीकेबल है। देखिए, ये जब ब्रिटिश इंडिया था, अंग्रेज़ों के राज से ये है 1899 में, और हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में। तो ये इसका शॉर्ट टाइटल, ये सेक्शन 1 डील करता है। अब सेक्शन 2 भी कुछ होगा, तो देखिए सेक्शन 2 डील्स डेफिनेशंस। क्या डेफिनेशन है? जो भी टर्म्स इसमें यूज़ हैं, जैसे बैंकर, जैसे इंस्ट्रूमेंट, डॉक्यूमेंट किसको कहेंगे, बॉन्ड क्या है, बिल ऑफ लेडिंग क्या है, ये सारी चीज़ें जितनी भी इसमें टर्म्स हैं उसकी डेफिनेशन बताता है। तो सेक्शन 2 में एक आध बार क्वेश्चन आया है, तो सेक्शन 2 का जो सब सेक्शन 14 है वो क्या बताता है? वो इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन। इंस्ट्रूमेंट किसको माने? इंस्ट्रूमेंट किसको कहेंगे, ये इसको डील करता है। इस पर एक आध बार क्वेश्चन आया है। तो देखिए, इंस्ट्रूमेंट, स्टैम्प ड्यूटी एक तो होता है डॉक्यूमेंट्स, दूसरा है ट्रांजैक्शन, और तीसरा है इंस्ट्रूमेंट। तो इनमें किस पर स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, ये है क्वेश्चन। और एक बार इस पर भी क्वेश्चन आया है कि स्टैम्प ड्यूटी इस पर लगेगी, इस पर लगेगी या इस पर। तो देखिए, डॉक्यूमेंट क्या है? जब तक आपने स्टैम्प पेपर और पार्टी के साइन नहीं हुए तब तक ये इंस्ट्रूमेंट नहीं बनता है। तो डॉक्यूमेंट खाली इस पर नहीं स्टैम्प ड्यूटी चार्ज की जा सकती। तो ट्रांजैक्शन तो वर्बली भी हो सकती है, कोई एक अपनी प्रॉपर्टी वर्बली ट्रांसफ़र कर सकता है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, तो इस पर भी नहीं लग सकता। इंस्ट्रूमेंट पर लगेगा। इंस्ट्रूमेंट को सिंपल भाषा में हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब एक डॉक्यूमेंट को कंप्लीटली भर लिया जाए, स्टैंपिंग हो जाए और सिग्नेचर हो जाए, तो वो इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। और हम इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे। तो अब देखिए, सेक्शन 3 विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए
इसको अलग से वीडियो बनाया है। देखिए मैं 2-3 सेक्शन लेकर के पूरा कोर्स आपका कराऊंगा और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो होगा। ज़्यादा तो आप सर्कुलर वैसे ही पढ़ सकते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। यहीं के यहीं आप लोगों को ये लर्न हो जाना चाहिए। मेरा मेन पर्पज़ ये है। तो सेक्शन 3 क्या बताता? चार्जेबल इंस्ट्रूमेंट एज पर शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में जो चार्जेबल हैं और जो एग्जेम्प्ट हैं वो सेक्शन 3 डील करता है। किस पर स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, किस पर नहीं लगेगी। तो देखिए स्टैम्प ड्यूटी चार्जेबल और एग्जेम्प्टेड कौन कौन से हैं। देखिए कब लगेगी ड्यूटी चार्जेबल। एग्जीक्यूटेड इन इंडिया। इंडिया में अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट हुआ है, वेदर और नोट द प्रॉपर्टी मैटर इज सिचुएटेड इन इंडिया। प्रॉपर्टी मैटर चाहे इंडिया में है नहीं है, कहीं भी है, लेकिन एग्जीक्यूटेड इन इंडिया है तो स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। दूसरा, एग्जीक्यूटेड आउटसाइड इंडिया। प्रॉपर्टी मैटर रिलेट्स टू इंडिया। यहाँ पर प्रॉपर्टी का इंडिया में होना जरूरी है, तो लेकिन एग्जीक्यूट बाहर हुआ है। कई बार क्या होता है इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट हुआ बाहर आउटसाइड इंडिया, तो उसका रूल क्या है 3 महीने विद इन 3 मंथ, जब भी वो इंडिया आएगा विद इन 3 मंथ स्टैंपिंग होना जरूरी है। तो ये वो बात। तीसरा, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, इन पर स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है। एक्सेप्ट बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल ऑन डिमांड। जो बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल ऑन डिमांड है वो उस पर नहीं, क्योंकि ये क्या है पेबल ऑन, ये एक चेक है, ये एक चेक है और चेक पर पहले ड्यूटी को भी लगती थी, अभी इस पर चेक पर कोई ड्यूटी नहीं लगती है, क्योंकि चेक कि आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में सेक्शन 6 में आपने इसकी चेक की डेफिनेशन पढ़ी होगी कि चेक इज ए बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन ए स्पेसिफाइड बैंकर पेबल नॉट अदरवाइज ऑन डिमांड, मतलब पेबल ऑन डिमांड। बिल ऑफ एक्सचेंज इज ए इंस्ट्रूमेंट payable on a specified banker, payable on a demand, drawn on a specified banker, payable on demand. बिल ऑफ एक्सचेंज सेक्शन 6 में पढ़ा था मैं। चेक इज ए बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल ना, चेक इज ए बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन ए स्पेसिफाइड बैंकर पेबल ऑन डिमांड। सिंपल में ये समझ लें। तो इसको छोड़ के बिल ऑफ एक्सचेंज प्रोमिसरी नोट पर स्टैम्प ड्यूटी देनी होगी। एग्जेम्प्टेड स्टैम्प ड्यूटी ये कहाँ है, कहाँ पर लगती है, एग्जेम्प्टेड कहाँ है? ऑन बिहाफ और इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट। मीन्स गवर्नमेंट इज ए पार्टी। जहाँ पर गवर्नमेंट पार्टी है, चाहे उसकी बिहाफ पे या उसके फेवर में, तो वहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती है। बिल ऑफ एक्सचेंज प्रोमिसरी नोट एग्जीक्यूटेड आउटसाइड इंडिया एंड सेटल्ड आउटसाइड इंडिया। देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट अगर बाहर इस पर एग्जीक्यूट हुआ है आउटसाइड इंडिया और सेटल भी आउटसाइड, तो इंडियन स्टैम्प एक्ट ने इससे कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगेगी। अब देखिए इंस्ट्रूमेंट ऑन सेल ट्रांसफ़र और डिस्पोजिशन ऑफ ए वेसल और शिप। वेसल और शिप है, देखिए यहाँ इस पर भी स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती है। उसका रीज़न क्या है? जो ये वेसल और शिप है इस पर इसलिए नहीं लगता कि इसका सेपरेट एक्ट है, ये सेपरेट एक्ट है, इसलिए इस पर स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगेगी। और फोर्थ है इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूटेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ और इन फेवर ऑफ डेवलपर। जो डेवलपर है उसके द्वारा, उसके बिहाफ पे या उसके फेवर में, या और यूनिट ऑफ SEZ स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन जो बनाए जाते हैं डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, तो वहाँ भी स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती है। तो ये था कि कहाँ कहाँ स्टैम्प ड्यूटी लगती है। ये हमारा सेक्शन जो हमारा 3 है ये सेक्शन डील करता है। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर, क्योंकि
देखिए अब मैंने सेक्शन 1, 2 और 3 का बता, नेक्स्ट में मैं हो सकता है सेक्शन 4, 5, 6 इकट्ठा करा दूँ। तो हम एक इसको टोटल इंडियन स्टैम्प एक्ट को क्लियर करेंगे थोड़े पीसेज में, टुकड़ों में, ताकि उसमें कोई भी कॉन्सेप्ट जो है अनक्लियर ना रहे, क्लियर हो जाए। तो ये था आपका सेक्शन 3। तो हैव ए नाइस डे, थैंक यू।